हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑल गुड। रिया, सुमन, उदिता। तो फाइनली दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 आज की क्लास का टॉपिक हमारा। सब लोग तैयार? तो फाइनली दिल्ली सल्तनत अभी तक हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। तो कल हमारा एक वैसे भी पॉइंट बचा हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं तुगलक एम्पायर। तो तुगलक एम्पायर के बारे में कल की क्लास में जो बच गया था वो हम लोग आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर क्या क्या कहानी हुई है तुगलक डायनेस्टी से लेकर आज हम लोग बात करेंगे आगे तक की कि क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है इस समय पर, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है। एक चीज और, एक बच्चे का कमेंट आया था, तो विदाउट टेकिंग एनीवन नेम्स लेट मी शेयर द फीडबैक। देखो, एक बच्चे का ये डाउट था एंड ये प्रॉब्लम भी थी शायद। हाँ, नो डाउट सभी के लिए प्रॉब्लम होती है, सभी को ये प्रॉब्लम आती है कि सर स्लाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एंड आई एम टोटली एग्री विद दिस। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ स्लाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, कंटेंट बहुत सारा होता है, टाइम ज़रूर लगेगा, 100% एग्री करता हूँ। पर अगर इन केस मैं अगर हर एक चीज़ को लिख लिख कर लेकर आता हूँ, हर चीज़ को अगर लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो उसमें बुराई कोई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पर टाइम हमें इतना ज़्यादा लगेगा कि फिर आपको कवर करने में दिक्कत होगी। नो डाउट आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि हाँ 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास चलेगी, आप पूरी क्लास के साथ साथ उसे आराम से लिख सकते हो। बट फिर वो क्लास भी 1.5 घंटे 2 घंटे की नहीं होगी। सेम इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए फिर मुझे डबल टाइम चाहिए होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझोगे। ठीक है। एंड वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये थोड़ा सा डीप अगर हमको जाना होता तो शायद ज़रूरी था कि हम लोग इसको लिख कर सारी चीज़ों को पढ़ते। ठीक है। बट अभी हमको अगर इतना डीप नहीं जानना है, अगर इतना डीपली अगर हमको नहीं पढ़ना है, तो बेटर यही होगा कि हम लोग फैक्चुअल बेसिस पर जितना हो सकता है उतना ज़्यादा चीज़ों को समझ लें और पढ़ लें। क्लियर है? तो फाइनली आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी को लेकर। देखो, जेन्युइन आपके डाउट्स होते हैं, वो मैं खुद भी देखता हूँ, आप लोगों का डाउट सेशन में भी आती हैं चीज़ें, तो भी हम लोग देखेंगे, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड एक कोशिश ये करते हैं कि डाउट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको भी थोड़ा सा टैकल करें ताकि प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक, अब मैं जितना आसान करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं उतना आसान करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा और ऊपर क्या मतलब, अपने होठों पे थोड़ी चिपका लूंगा यार, इतना ही हो सकता है भाई। भाई आवाज बढ़ा देना, एक आधे को आवाज की दिक्कत हो रही है, बाकियों को भी दिक्कत हो रही है क्या आवाज की? चलो, सबसे पहले तुगलक एम्पायर अगर हम लोग बात करते हैं 320 से लेकर 1414 तक हमको ये एम्पायर देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट टेन्योर हमको इसी एम्पायर का देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एंड फाइनली नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, ही वॉज द लास्ट वन। अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियली दो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक ये और एक ये, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में देखना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। क्लियर है? और बाकियों के बारे में हमको उतना ज़्यादा डिटेल में या डीपली जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो गयासुद्दीन तुगलक जिसे एक टाइटल भी दिया गया था गाजी मलिक। क्या टाइटल दिया गया था? गाजी मलिक। ये एक ट्राइब से बिलोंग करता था। ठीक है, जिसे कहते थे उच्चारण ट्राइब। ये एक्चुअल में पहले एक सिपह सालार था या फिर एक सेनापति था। इसी ने क्या किया था? खुसरो की हत्या की थी। खुसरो खान जिसको हम लोग कहते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था खुसरो, तो उसकी करता है ये हत्या। और उसको मारने के बाद ये क्या करता है?
एम्पायर को टेक ओवर करता है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो इससे पहले खिलजी जो एम्पायर था उसको क्या करता है, टेक ओवर करता है। तो यहां पर आप चाहो तो लिख लो, ही टेक ओवर द खिलजी एम्पायर। ध्यान रखना ये चीज। फाइनली इससे पहले ये क्या था, इससे पहले दीपालपुर एक जगह थी, वहां का क्या था, गवर्नर था। फाइनली सुल्तान बनता है। जब ये सुल्तान बनता है तो उस समय पर ये क्या करता है, खुद को नाम देता है, एक टाइटल देता है, और वो टाइटल क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या किया इसने, एज अ टाइटल अडॉप्ट किया है ना, एज अ टाइटल क्या किया है, इस नाम को रखा है कि भाई मैं अब गद्दी पर बैठ रहा हूं, अब मैं शाहजहां बन चुका हूं, बादशाह बन चुका हूं, तो अब मेरा नाम क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक होगा। क्लियर है? क्यों, वो तो रखे रहेंगे ना, क्या दिक्कत है, जरूरी है। अच्छा भाई, मगर एसी बंद कर देना यार जरा। रियली सॉरी, थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आगे क्लास में कहीं दिक्कत ना हो, तो इसलिए कुछ सेकंड के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए ही केवल ब्रेक लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। उस ग्लिच को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए बस वेट करो भाई। हो गया सही है अब, ठीक है। चलो, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व। फाइनली अब ध्यान देते हैं, देखो ये सारी जब बातें सही है। अब इसी ने क्या किया था, इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इसने खिलजी एम्पायर के टाइम पर इस चीज को नोटिस किया था कि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसको, किसानों को दिक्कत होती है, खेती बाड़ी में दिक्कत होती है, अकाल बहुत ज्यादा आता है। तो इसने बोला कि यार हम लोग एक क्या बनाएंगे, नहर बनवाएंगे। क्या करेंगे, नहर। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन start to establish the canals। क्या किया था इसने, कैनाल्स बनवानी शुरू की। अब कैनाल्स बनवानी शुरू कर रहा है, इट मीन्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यार एक राजा इस बारे में सोच रहा है कि कैनाल बनेंगी तो सब जगह पर पानी पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा तो खेती बाड़ी हो पाएगी, लोगों को प्यास बुझाई जा सकती है, जानवरों की प्यास बुझाई जा सकती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, ही ऑल्सो अटैक ऑन वेस्ट बंगाल। इसने कहां पर, बंगाल वाले रीजन के ऊपर अटैक किया, अटैक ऑन बंगाल। बंगाल वाले रीजन को भी इसने क्या किया था, अटैक किया था, और उसको जीता भी था। फाइनली जब ये बंगाल को जीत के वापस आता है अपने राज्य में, मतलब कि दिल्ली वापस आ रहा था अपनी राजधानी में, उस टाइम पर ही क्या होता है, यहाँ पर एक पवेलियन बनाया गया था, है ना, जिससे किसी के स्वागत करने के लिए बुलाया जाता है ना, स्टेज बनाया गया प्रॉपर। तो वो स्टेज बनाया गया और वहीं पवेलियन के गिरने से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये पवेलियन कहाँ पे बना हुआ था, तो आपने एक जगह सुनी होगी जिसका नाम है तुगलकाबाद। भाई एसी बंद करवा देना ये प्लीज। जगह का नाम क्या, तुगलकाबाद। जगह का नाम क्या है, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में एक जगह है जिसका नाम है अफगानपुर। यहीं पर इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और कुछ लोगों ने कहा कि इसकी डेथ जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है, इसके बेटे की वजह से हुई है। इसके बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ही क्या किया था, इसकी हत्या की थी। कुछ लोगों ने ये भी माना, बट ठीक है कोई बात नहीं, डेथ हो गई, पवेलियन गिरा था उससे डेथ हो गई, हम ये मान लेते हैं। पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान था। पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में इसके जितना पढ़ा लिखा सुल्तान था ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनिशियल मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो पॉलिसीज लेकर आता है वो कैसी थी, काफी ज्यादा कठोर थी, है ना, काफी ज्यादा हार्श थी, बिल्कुल एकदम डोमिनेट करता था, रिलीजियस लेवल पे काम करता था। पर धीरे धीरे इसे रियलाइज होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ।
अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं रूल किसके ऊपर करूंगा? देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने सालों तक इंडिया में इस्लाम का शासन था, है ना? क्या था? इस्लाम का शासन था। मोर देन 700 ईयर्स, 750 ईयर्स तक इस्लाम में क्या किया? भारत में रूल किया। इतने लंबे टाइम पीरियड तक भी भारत में रूल करने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण था कि सारे के सारे लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए ये लोग, जबकि बाकी पूरे एरियाज में जहां जहां इस्लाम के वहां पे ये सारी चीजें हुई? तो ऐसा क्या कारण था? कारण ये था कि जब ये इंडिया में आए, इन्होंने जब जब भी कोई शासक अपनी हार्श पॉलिसीज को लेकर आता था तो उसे इस चीज का एहसास होने लगता था कि लोग अभी मेरे राज्य में है, मेरा राज्य छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, है ना, कहीं और जाकर रहेंगे, कहीं और जाकर काम करेंगे, तो हमें कहां से मिलेगा? रेवेन्यू कहां से मिलेगा? टैक्स कहां से आएगा हमारे पास? वो पैसा कहां से आएगा? तो व्हाट दे डू, इन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, ऐसा करो कि ठीक है रूल सही है, अपनी जगह पर है, सारी चीजें अपनी जगह पर है, बट अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है तो उसे करने दो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? बस उसको क्या करना पड़ेगा? टाइम टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। तो बहुत सारे राजाओं ने इस चीज को क्या किया? आगे चलकर फॉलो किया। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, अब आगे भी हमको देखने को मिलेगा। तो हर राजा जो शुरुआत में हार्श पॉलिसीज लेकर आ रहा था, वो बाद में खुद ही क्या हो जाता था? बहुत ज्यादा लिबरल कंडीशन में आ जाता था कि यार मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का देख रहे हो। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसके भाई का देखो तो वो बिल्कुल एकदम अपोजिट था, बहुत ज्यादा हार्श पॉलिसीज लेकर आता था, रिलीजियस पॉलिसी लेकर आता था। इसकी वजह से उसके बाद ही तुरंत एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। सेम आप जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे हम लोग कल या परसों की क्लास में, तो वहां पे औरंगजेब के बारे में पता चलेगा। औरंगजेब से पहले जितने भी राजा थे वो सब के सब लिबरल पॉलिसीज लेकर आते थे, तो सब अच्छा चल रहा था। औरंगजेब आया, जैसे ही उसने कट्टरपंथी विचारधारा रखी, तुरंत डिक्लाइन हो गया। सेम मैसूर में चले जाओ, मैसूर में आप जाकर किसको देखोगे? मैसूर में आपको कौन मिलेगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की सारी पॉलिसीज ऐसी थी, सबसे ज्यादा कट्टरपंथी शासकों में से एक था। बट जैसे ही उसको लगता है कि यार मैं हर जगह हार रहा हूं, अंग्रेज भी मुझे हरा रहे हैं, मेरी अपनी जनता मुझको सपोर्ट नहीं करी, अब मैं कहां जाऊं? देन व्हाट डे डू, उसने बोला भाई सबको बराबर का अधिकार दो। तुरंत मंदिरों को दान देना शुरू कर दिया, अपने दरबार में उसने हिंदू ब्राह्मणों को रखना शुरू किया, सारे काम किए। क्यों किया? इसी वजह से किया। तो ये चीज ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको पढ़ने को मिलता है तो इस चीज का एक बहुत सीधा सिंपल सा एक बोलते हैं ना सॉल्यूशन आपको अपने दिमाग में खुद से बैठा लेना है कि जब भी कोई रेडिकल थिंकिंग लेकर आएगा, जब भी कोई हार्श पॉलिसीज लेकर आएगा, तो उसके साथ हमेशा डिक्लाइन कंडीशन दिखेगी। इसके साथ क्या होगा वो भी आप लोग यहां पर अभी समझोगे कि ये दोनों तरफ बेचारा खेलने की कोशिश करता है एंड मारा जाता है। होता क्या, इसके टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत अपने पीक पर थी। पीक पर क्यों थी? अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका कंट्रोल है, सिर्फ बीच में राजपूत किंगडम और इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा ईस्टर्न साइड है, इस जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे के पूरे भारत में किसका कंट्रोल है? तुगलक एम्पायर का। किसका? तुगलक एम्पायर का, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका कंट्रोल है? मोहम्मद बिन तुगलक का कंट्रोल है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज बात। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो ये वो पर्सन था जिसने साउथ इंडिया के ऊपर डायरेक्ट क्या किया? रूल किया। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे? इससे पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को तो देख चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का रूल डायरेक्ट नहीं था। मैंने क्या बोला था? मलिक काफूर वहां पर गया था और मलिक काफूर ने वहां पे ज्यादातर जो रूलर्स थे उनके साथ क्या किए हैं? ट्रीटी साइन कर ली है ना, कि भाई या तो हम अटैक करेंगे तो या आप जीतोगे या हम जीतेंगे। हम जीते तो ठीक है, आप जीत गए तो आगे चलकर अलाउद्दीन खिल जाएगा, फिर से लड़ाई होगी और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो लोगों को लगता था इट्स बेटर कि हम क्या करें, आपके साथ ट्रीटी साइन कर लें। तो उन्होंने क्या किया? फाइनली यहां पर ट्रीटी साइन की, ठीक है। बट इसने क्या किया? इसने बोला नहीं, हमको डायरेक्ट रूल लेकर आना है। क्या लेकर आना? डायरेक्ट रूल लेकर आना है, ताकि पॉलिसीज भी हम बनाएं, कंट्रोल भी हम करें, टैक्सेस भी हमारे हाथ में आ जाए। अब जैसे ही ऐसा होता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था उसी की एनेक्सेशन की पॉलिसी को ये भी क्या करता है? आगे चलकर इंपोज करता है कि भाई यही पॉलिसी हम लोग भी क्या करेंगे? लोगों के ऊपर लागू करेंगे। चलो ये सारी बातें तो अलग थी। मेन बात होती है जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। अब ये एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? नई नई पॉलिसी को ट्राई करेगा, नई नई चीजों को ट्राई करेगा।
कुछ ना कुछ नया क्या करेगा, आपके सामने लेकर आएगा कि यार आज ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं। इन्हीं सब में इसने क्या किया, बहुत सारे काम किए। सबसे पहला काम इसने क्या किया, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। पहला काम क्या किया इसने, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। क्लियर है? 1327 की बात है। कब की बात है? 1327 की बात है। ये अपनी कैपिटल को लेकर जाता है दिल्ली से देवगिरी। जब ये देवगिरी लेकर जाता है तो यहां पे ऑल पीपल्स ऑफ दिल्ली, किनको, दिल्ली की सभी जनता को उठा के ले जाता है कि भाई सबके सब चलेंगे। राजधानी तो तभी होगी जब तुम लोग होगे। दिल्ली के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है। ऐसा कहा जाता है आधे से ज्यादा जनता तो रास्ते में मर गई थी। ये तक नहीं देखता है कि कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कौन है, नहीं, सबको पकड़ के ले चलो। तो आधे से ज्यादा जनता क्या हो जाती है, बेचारी रास्ते में मर जाती है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है टोकन करेंसी। क्या काम करता है? टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई कैसे थी, ब्राउन्स कॉइन तक जाते जाते सबसे पहले आता था गोल्ड कॉइन। कौन सा? गोल्ड कॉइन। गोल्ड की जगह ये लेकर आता है किसको? सिल्वर को। सिल्वर की जगह लेकर आता है किसको? ब्राउन्स को। किसको? ब्राउन्स को। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं ब्राउन्स की जगह ये आगे लेकर आना चाहता था किसको? लेदर को। लो, तो लोग यहां तक कहते हैं कि ये लेदर तक लेकर आना चाहता था। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहा था ये, कोई तो रीजन रहा होगा। यस, एक पर्सन था चाइना का, चाइना का एक राजा था, चाइनीज किंग, ठीक है, जिसका नाम था कुबलई खां। क्या नाम था? कुबलई खान। ये जो पर्सन था कुबलई खान, ये जो पर्सन है कुबलई खान, इस पर्सन के ने क्या किया था, चाइना में सबसे पहले पेपर करेंसी लेकर आया था। ये पेपर करेंसी से इंस्पायर था। किससे? पेपर करेंसी से। पर पेपर करेंसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आज के टाइम पर भी है। पेपर करेंसी के साथ आज के टाइम पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? पेपर खराब हो जाता है, फट जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, पानी में पड़ा रहेगा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसने बोला यार एक काम करते हैं, व्हाट वी नीड, कि हम लेकर आते हैं लेदर करेंसी। बट लेदर वाला पॉइंट उतना ज्यादा क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है हिस्टोरियंस के द्वारा। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इसने क्या किया था, इसने एक्चुअल में क्या डीमोनेटाइजेशन किया है। क्या किया? डीमोनेटाइजेशन किया। इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से इसकी जो मतलब अपनी इकोनॉमी थी वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और इतनी बुरी तरह से कोलैप्स होती है कि जो ब्राउन्स के सिक्के थे उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं बचती। लोग तांबे के सिक्के लेकर आते थे, इसके दरबार के सामने फेंक कर चले जाते थे। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। फाइनली फिर एक आता खुरासन। खुरासन में 3 लोग शामिल थे। एक जगह से तस्मानिया का किंग, कौन? तस्मानिया का किंग। दूसरी तरफ इजिप्ट, और एक तरफ कौन था? एमबीटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखना, शॉर्ट में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तीनों मिलकर अटैक करने वाले थे खुरासन। ईरान की एक जगह थी, इसी खुरासन में कौन बैठता था? खलीफा बैठता था। इन्होंने बोला यार खुरासन के रीजन को कंट्रोल करते हैं, हमारे हाथ में सारी पावर आ जाएगी एंड वी विल लीड। तब हम क्या करेंगे, इसको लीड करेंगे। अब लीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अटैक करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कहा जाता है इसने उस समय पर 10 लाख लोगों की सेना बनाई थी, जिनको इसने एडवांस में क्या की थी, सैलरी तक दे दी थी कि भाई लो एडवांस में सैलरी पकड़ो और 10 लाख लोगों की सेना बना लो, आ जाओ हमारे पास, हम युद्ध करने के लिए जाएंगे और तुम लोग हमारे साथ चलोगे। ठीक है भाई। पर अनफॉर्चुनेटली हुआ होता क्या है, जो तस्मानिया का किंग था इसका तख्ता पलट हो जाता है। क्या होता है? तख्ता पलट हो जाता है। अब जैसे ही तख्ता पलट होता है, इसका जो मिशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो 10 लाख लोगों को तो एडवांस सैलरी दे रखी है, वो क्या वापस करेंगे? नहीं करेंगे भाई। वो कहेंगे हम तो तैयार हैं, तू जब कहेगा हम तब चल लेंगे, 1 साल के लिए हम तेरे हुए, चलना हो तो बता दे, नहीं चलना हो तो भाई हम तो नहीं, हम तो तैयार है तेरे लिए। बेचारा फंस गया, क्या करता। फिर यहां पे होता है कराचिल मिशन। ये कराचिल कहां पर है? आज के टाइम का जो कुमाऊं और गढ़वाल का रीजन है। कौन सा?
कुमाऊं रीजन एंड जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहां की जो हाई हिली रीजन था, माउंटेन रीजन था, उसको जीतने के लिए इसने किया था। इसने बोला यार वहां पे अटैक करो, वहां से जो भी लोग आते हैं नीचे आते हैं, लूटपाट करते हैं, चले जाते हैं, टैक्स नहीं देते, कुछ नहीं करते, हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको हराएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गई टाइमिंग की गड़बड़। किसकी गड़बड़ हुई, टाइमिंग की गड़बड़ हो गई। टाइमिंग की क्या गड़बड़ हुई, टाइमिंग की गड़बड़ ये हुई कि ये पूरा का पूरा अटैक हुआ था कब, विंटर्स में। अब विंटर के टाइम पर जब अटैक हुआ तो हो गई प्रॉब्लम, भाई जितने लोग ऊपर गए पहाड़ों में जाकर फंस गए, मारे गए सर्दी में। आज के टाइम पर अगर आप चले जाओ, इतने सारे कपड़े आते हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद भी आप उसमें रहना आपका मुश्किल हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, बेचारे यहाँ पर क्या हो जाता है, सर्दियों में मारे जाते हैं सबके सब, और जो बचे खुचे लोग होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है टैक्स ऑन दोआब रीजन। अब ये दोआब रीजन कौन सा है, कितने लोगों को पता है दोआब, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ज्योग्राफी में बताया था दोआब क्या होता है, बताओ जरा जल्दी से, दोआब का मतलब क्या होता है। क्या किया इसने, 50% टैक्स लगाया, किसके ऊपर, गंगा यमुना दोआब के ऊपर। रीजन बिटवीन रिवर्स, दो नदियों के बीच का, बिल्कुल सही। लैंड बिटवीन टू रिवर्स, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। फाइनली बात समझ में आई यहां तक। क्लियर है, बिल्कुल सही। चलो फाइनली ये सारी की सारी कंडीशन होती हैं। अब इसके बाद नो डाउट राज्य में तो समस्याएं आएंगी, पर कुछ अच्छे काम भी कर रहा था, जैसे कि इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। ये दीवाने अमीर कोही किसके लिए है, ये एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। भाई एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है, अगर ये इंप्रूव हो जाएगी तो हमारे पास पैसा आने लगेगा। आज भी हम लोग कहते हैं, आज भी अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई फार्मर्स लॉ आ जाएंगे तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। आज के टाइम पर गवर्नमेंट कहती है, बिल्कुल कहती है। आज के टाइम पर हम भी कहते हैं कि यार फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ानी है तो उनको नए नए क्या देने पड़ेंगे, एक्सपर्टीज देनी पड़ेंगी, नए नए रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। हम केवल गेहूं चावल उगाकर नहीं कर सकते कुछ भी। अगर हमको सिर्फ गेहूं चावल पे रहेंगे तो वो तो पूरी दुनिया में उग सकता है भाई, वो तो पूरी दुनिया में उग सकता है। एक टाइम था जब गेहूं चावल सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा उगता था, आज के टाइम पर चाइना उगा लेता है। अमेरिका के पास बड़े बड़े फार्म लैंड है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के टाइम पर इंडिया में क्या भुट्टा नहीं उगता, भुट्टा उगता है, बट फिर भी आप लोग क्या खाते हो, स्वीट कॉर्न खाओगे जो अमेरिका से आएगा। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकती है। और हो सकता है इंडिया वाला भुट्टा ही आप अमेरिकन कॉर्न के नाम से खाते होगे, होता ऐसे ही होता होगा ना। बट स्टिल अपने वाले को उतनी वैल्यू नहीं मिली, क्यों, क्योंकि हमारे किसानों ने उतनी मेहनत नहीं की उसके ऊपर, उतना काम नहीं किया उसके ऊपर, है ना। प्रोडक्शन ज्यादा करना था, एक काम करो दवाई डालो, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा, काट कर बेच देंगे और फिर नई फसल उगा देंगे उस तुरंत ही, है ना। मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट है लौकी की, एक काम करो इंजेक्शन लगा दो, सुबह तक लौकी तैयार, है ना। टमाटर तैयार नहीं हो रहे, एक काम करो इंजेक्शन लगा दो, टमाटर सुबह तक लाल पक्के तैयार हो जाएंगे, बेच देंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है इंडिया में किसानों के साथ, कि हम लोग क्या नहीं करना चाहते, सही डायरेक्शन में चल के नहीं करना चाहते, इस तरीके से करना चाहते हैं। तो बेचारे के साथ भी वही दिक्कत थी, इसने बोला यार एग्रीकल्चर को आगे कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई, हाँ या ना। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। पॉपकॉर्न खाएंगे 18% जीएसटी वाला
हाँ वही तो बात है, समस्या तो यही है। बहुत सही पॉइंट उठाया तुमने, बहुत सही पॉइंट उठाया। हाँ जी, सही में होता है ऐसा। देखो, अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस इस कंडीशन में हैं कि अगर सड़क पे कोई भुट्टा बेच रहा होगा 30 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो नहीं खाएंगे। ठीक है, कोई ठेले पर पॉपकॉर्न बेच रहा होगा, हम वो नहीं खाएंगे। ठीक है, पर वही भुट्टा, वही पॉपकॉर्न अगर मॉल में बिक रहा होगा ना, तब खा लेंगे। मॉल में तो ऑलरेडी आप 250 रुपए का खरीद रहे हो, बाहर सड़क पे आपको मिल रहा है वही 30 रुपए में, 20 रुपए में। और मॉल में अगर वो 250 रुपए का मिल रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो दिक्कत हो रही है, हाई जीएसटी लगा दिया, अब मुझे 20 रुपए 30 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब्ड है। इंडियंस का माइंडसेट बड़ा डिस्टर्ब है। जबकि गवर्नमेंट पहले ही बोल रही है भाई ये केवल और केवल टैक्स किसके लिए है, उन लोगों के लिए जो लग्जरियस खाना खा रहे हैं ना, मॉल में बैठकर, वो 1000 रुपए का मूवी टिकट लेकर, 1000 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद कर। नॉर्मल वाले पर्सन के लिए नहीं है। हम जैसे, आप जैसे जो लोग हैं, जो बाहर ठेले पड़ जाते हैं, भैया हाँ वो क्या बोलते हैं उसे, फुग्गे कितने के दिए, है ना, मुनक्के के दाने कितने के दिए, और लेकर खा लेते हैं। अपने लिए कौन सा टैक्स है भाई, खुला बिक रहा है, कोई टैक्स नहीं है अपने लिए, उनके लिए जो मॉल में बैठे हुए हैं। पर खैर कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी विद दिस कि 18% जीएसटी सही जगह पर जा रहा है, हमारी मिसाइल सही जगह पर काम कर रही हैं, बंदूक की गोलियां सही जगह पर जाकर हिट कर रही हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द है, झेल लेंगे, देश सुरक्षित रहना चाहिए। फाइनली इसके द्वारा एक टाइटल लिया गया था उलुंग खां। कौन सा टाइटल लिया गया था, उलुंग खां का टाइटल लिया गया था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से पता चलता है। कहां से, राजमुंद्री एक प्लेस है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो वहां से हमको पता चला कि इसे क्या दिया गया, एक टाइटल दिया गया उलुंग खां। उलुंग खां का मतलब क्या होता है, खानों का खान, है ना, क्या, खानों का खान। क्लियर है, ठीक। फाइनली इसने एग्रीकल्चर के ऊपर एक लोन भी देना शुरू किया, जिसे कई जगह पर सोनाधर कहा जाता था और कई जगह पर तकावी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तकावी भी कहा जाता था। तो दो नाम है और दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो भी ऐसा लैंड होता था जो फर्टाइल नहीं है, अनफर्टाइल कंडीशन में, उसको फर्टाइल बनाने के लिए क्या करता था, पैसे देता था, लोन देता था। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर भी सेम आज वाली प्रॉब्लम, सरकार से पैसा ले लिया, उसके बाद बोल दिया कि यार हमें छूट दे दो, फसल अच्छी नहीं हुई, सरकार का जो भी लोन है वो माफ करवा दो। सरकार लोन माफ करती चलेगी, माफ करती चलेगी, सरकार डेप्थ में आ गई बेचारी, और किसान मौज में। आई एम रियली सॉरी, मैं खुद किसान फैमिली से आता हूँ, बट ये सब मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ। ट्रैक्टर खरीद लिया, 1 साल 2 साल तक किस्तें देते रहे, फिर तीसरे साल बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। ट्रैक्टर खड़ा है किसान के घर पर, ये इस्तेमाल हो रहा है, बैंक वाले आते रहते हैं, बोलते रहते हैं जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या करें, जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या करें। 5 साल 6 साल के बाद जब ट्रैक्टर थोड़ा सा पुराना हो गया, उसके बाद बोल दिया भैया ले जाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। बैंक वाले बेचारे ट्रैक्टर ले जाते हैं, फिर उसे कहीं और बेच देते हैं। 5 साल इस्तेमाल भी कर लिया, सब कुछ हो गया, और किसान के लिए कोई सिविल रेटिंग नहीं, कुछ नहीं। कोई सिविल रेटिंग जरूरत पड़ेगी किसान के लिए, नहीं। अगली बार फिर से जाकर लोन ले लिया, इस बार बीज के नाम पर ले लिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब कई लोग बोलते हैं सर मर्सिडीज वाले के लिए लोन केवल 7% 8% है, और किसान के लिए लोन 12% के इंटरेस्ट पर है। जी हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्सन मर्सिडीज लेने आ रहा है, इसका मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो 100% उस पैसे को रिटर्न करेगा। पर किसान के पास वो पैसा नहीं है, इसलिए रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। बहुत सीधी सिंपल सी इकोनॉमिक्स की बात है। फाइनली क्या क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ईश्वरीय सिद्धांत को स्थापित किया। अब ये ईश्वरीय सिद्धांत है क्या, आई एम द होल सोल पावर। क्या, अपनी जो पोस्ट है, कौन सी, अपनी पोस्ट को क्या किया, पावरफुल बनाया। क्या बनाया, अपनी पोस्ट को पावरफुल बनाया कि भाई आई एम द होल सोल पर्सन। ठीक है, मुझे ईश्वर की तरफ से संदेश है कि मैं यहां तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, रूल करूंगा। और क्या कहता है यहां पर कि भैया
सुल्तान कोई अपनी इच्छा से नहीं बनता, ईश्वर की इच्छा से बनता है। तो नो डाउट यहां पर भी तुमको एक चीज सुनने को मिलेगी, क्या क्या सुनने को मिलेगा? जिल्ले इलाही सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? जिल्ले इलाही सुनने को मिलेगा। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ऊपर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? सेम वो चीज यहां पर भी आती है। क्लियर है? इनिशियल शुरुआती समय में ये काफी ज्यादा कैसा था? डेस्पेटिक था, मतलब कि बहुत ज्यादा निरंकुश टाइप का था, है ना, वन साइडेड थिंकिंग वाला था, बहुत ज्यादा कठोर था। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इसका माइंडसेट क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। ये भी सेम उलेमाओं को क्या करता था? कंट्रोल करता था। इनिशियल शुरुआती समय में उलेमास क्या करते थे? इसको कंट्रोल करते थे। इसने बोला इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, काम नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? काम नहीं करने देते। अब हमको करना क्या है? हमको करना है उलेमाओं को सप्रेस करके रखना है। तो उलेमाओं को दबाने के लिए क्या करता है? ये पॉलिसीज तैयार करता है कि भाई कोई भी पोस्ट वंशानुगत नहीं रहेगी, हेरिडिटी सिस्टम पे नहीं रहेगी। ऑल पोस्ट आर ओपन फॉर एवरीवन। जो भी नॉलेजेबल पर्सन होगा वो उस पोस्ट को होल्ड करेगा, कोई उलेमा यहां पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लियर है? क्लियर है? बेटा पॉपकॉर्न खाकर तो नहीं, केवल बात यहां पे पॉपकॉर्न की नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें केवल पॉपकॉर्न वाला टैक्स दिख रहा है, और जब मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न के अलावा ऐसी हजारों चीज़ों के ऊपर जीएसटी है जो टैक्स हमारा सही जगह जा रहा है। तुमने पॉपकॉर्न के साथ साथ सिलेंडर लिया होगा तो उस पर भी जीएसटी दी होगी। तो यस, तुमने सिलेंडर खरीद के भी देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है। ठीक है? तुमने घर के लिए जो भी सामान खरीदा है, अपने लिए जो भी सामान खरीदा है, चाहे वो पेन पेपर कॉपी हो, इवन तुमने जब ये बैच खरीदा होगा तो उस पर भी जीएसटी लगा होगा, और वो जीएसटी भी तुम्हारा कहीं ना कहीं सही जगह गया है। तो सिर्फ को पॉपकॉर्न से नहीं, इस देश में उपलब्ध हर सुविधा का इस्तेमाल करके तुमने देश में सहयोग दिया है। समझे? तो ये वोकिज्म वाला क्या मतलब कि हमने पॉपकॉर्न खाकर देश में सपोर्ट किया? नहीं सर, आपने इस देश में जो भी सुख सुविधाएं ली हैं उस पर जो भी आपने टैक्स दिया है उन सभी से आपने देश के लिए महत्व दिया है। ठीक है? तो हर चीज को प्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका होता है। अब अगर मान लो सेम चीज मैं तुमसे बोल दूं, ठीक है, और तुम अगर यही चीज जीएसटी के ऊपर या टैक्सेशन के ऊपर अगर तुम सेम चीज अगर लेक्चरेट में या ग्रुप डिस्कशन में रखोगे तो क्या बोलोगे? क्या ये पॉइंट बोल सकते हो तुम? तो ये वोकिज्म वाली लैंग्वेज से थोड़ा सा बचो। ठीक है? वरना यहां पर तो कोई बात नहीं होगी, पर वहां पर जीटीओ जरूर तुमको साइड कर देगा निकाल के। वो जीटीओ तुमसे यही कहेगा, तुम आज यहां पर ऐसी बातें कर रहे हो, कल डिपार्टमेंट में आकर भी तुम यही बात करोगे। चलो फाइनली यहां पर इसने क्या किया? योग्यता के आधार पर लोगों को क्या किया? उच्च पद देने शुरू किया। अब उच्च पद देने शुरू किए तो नो डाउट यहां पर हमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जरूर मिलेगा। कौन सा? इबिन बतूता। इबिन बतूता जो कि कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। ये पर्सन जब मोरक्को से आया था तो इसने अपनी पूरी की पूरी ट्रैवल जर्नी लिखी। इवन उसी ट्रैवल जर्नी में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, और उस बुक का नाम क्या था? रहला। क्या नाम है बुक का? रहला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसी इबिन बतूता को ये क्या बनाता है? काजी बनाता है। क्या बनाता है? काजी बनाता है। कहाँ का काजी बनाता है? दिल्ली का। और जिसके लिए बहुत ज्यादा विरोध होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग था, कम उम्र में काजी बनता है, तो लोग बोलते हैं यार ये कैसे काजी बन गया, ऐसे कैसे बना सकते हो आप। फाइनली आगे चलकर इब्न बतूता को ये कहाँ भेजता है? चाइना में भेजता है। कहाँ पे भेजता है? चाइना भेजता है एज अ एम्बेसडर, ताकि रिलेशंस को और ज्यादा बेटर बनाए जा सके। फाइनली आगे चलकर जब इसे लगता है कि यार मेरी पॉलिसी काफी ज्यादा कठोर हो रही है, तो ये क्या करता है? सभी धर्मों के लिए अपने रिलीजियस बाउंड्रीज को ओपन करता है कि भाई नहीं, अब मुझको क्या करना होगा? यहाँ पर सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान देना होगा, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं मेरा एम्पायर खुद क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सभी धर्मों को एक समान क्या देता है? अधिकार देता है। अब
इसका टाइम पीरियड पर हमने ये देखा कि इसके टाइम पीरियड में पूरे के पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे के पूरे रीजन में इसका एम्पायर है। बट इसी के टाइम पीरियड पे क्या होता है, राज्य बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। अब टूटना कैसे शुरू होता है, सबसे पहले मदुराई एक रीजन है साउथ इंडिया में, सबसे पहले वो अलग होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो अलग होता है। अब अलग होने के पीछे रीजन क्या है, सबके अपने अपने रीजन है। कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो टैक्सेस लग रहे हैं उनसे परेशान है, कोई रिलीजियस डिस्प्यूट्स की वजह से परेशान है, ठीक है, कोई डोमिनेट करना चाहता है तो इसलिए परेशान है। हर बंदा क्या है यहां पर इसकी पॉलिसी से हद से ज्यादा परेशान था। समझ में आई बात? यहां पर एक पर्सन था जिसका नाम था एहसान शाह। आगे चलकर इसी एम्पायर को कंट्रोल कर लेता है विजयनगर, बाद में क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा। विजयनगर एम्पायर को किसने स्टैब्लिश किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ा बहुत इनके बारे में, जिनका नाम है हरिहर एंड बुक्का। ये दो भाई थे, इन दोनों ने क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। इससे पहले यहां पर एक काकतीय एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था, काकतीय एम्पायर। ये उसके सेनापति थे। इन दोनों को जब काकतीय एम्पायर को इसने डिफीट किया था तो इसने क्या किया था, काकतीय एम्पायर को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया था, और इन दोनों को क्या करता है, पकड़ के लाता है और इन दोनों का धर्म परिवर्तन कर देता है जबरदस्ती। फाइनली बाद में ये दोनों वापस से हिंदू बनते हैं, फिर विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। फिर आता है बंगाल, एंड बंगाल के बाद आता है बहामन एम्पायर। बहामनी एम्पायर के बारे में बात करें तो यहां पर एक पर्सन था जिसका नाम था हसन गंगू। कौन था, हसन गंगू। तो ये भी क्या करता है, बहामनी एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करता है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, इस पेंटिंग में सेंटर में जो है ये कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, और ये क्या कर रहा है, होली खेल रहा है। क्या कर रहा है, होली खेल रहा है। अब शुरुआत में थोड़ा कट्टर था, आगे चलकर थोड़ा लिबरल हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, कई सारे लोग इसके अगेंस्ट हुए, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हुए। फाइनली 1351 में थट्टा में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बदायूनी एक पर्सन थे जिन्होंने यहां पर इस बात को भी प्रेजेंट किया, बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा पर्सन था जिससे कहीं ना कहीं जनता परेशान थी और ये जनता से परेशान था। ठीक है, तो जनता को इससे मुक्ति मिल गई और इसे जनता से मुक्ति मिली, और लोग इसके दरबार के बाहर जाते थे और पागल राजा चिल्लाते थे। तो ये इतना ज्यादा परेशान था, इसने बोला जनता को ही क्या किया जाए, सबक सिखाया जाए। और इसीलिए इसने क्या किया था, अपनी राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ लेकर गया था, कहाँ लेकर गया था राजधानी अपनी, देवगिरी लेकर गया था। सोचो, जनता को सबक सिखाने के लिए। फाइनली फिर इसका बेटा आता है, सॉरी बेटा बोल रहा हूँ, इसका भाई आता है, चचेरा भाई था इसका, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ये क्या करता है, सबसे पहली चीज तो कजन ब्रदर था। इसकी माता रणमल जो कि एक भाटी राजपूत थी, और फादर का नाम था रज्जब। ये इनिशियल शुरुआती समय में तो बहुत लिबरल टाइप का था, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड था। बट जब ये देखता है कि यार मोहम्मद बिन तुगलक का इतना विरोध हो रहा है, अपने धर्म के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अब करना क्या पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेंगी जो कठोर हो। तो ये क्या करता है, रेडिकल पॉलिसीज लेकर आता है। कैसी पॉलिसी लेकर आता है, रेडिकल पॉलिसी लेकर आता है। इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। खैर इन चैलेंजेस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, केवल एक समझाने के लिए है कि किस किस तरीके की इसकी जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, खजाना खाली है, लोगों का विरोध हो रहा है, जगह जगह पर अटैक हो रहा है। ठीक है, जो नोबल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वो नाराज हैं। ठीक है, कई जगह पर रेडिकल पॉलिसी जो मोहम्मद बिन तुगलक की थी वो भी इम्पैक्ट डाल रही थी। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी उन सभी को ये क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है, तो कोशिश ये थी इसकी, रेडिकल पॉलिसीज यहां पे लेकर आता है। ये सीधे सीधे बोलता है कि रूल केवल और केवल किसका होगा, रूल अकॉर्डिंग टू
कुरान एंड शरीयत। किसके अकॉर्डिंग रूल करेंगे? ये कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग रूल करेगा। फाइनली अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। कौन कौन से टैक्स इसने लगाए? सबसे पहले जजिया। कौन सा टैक्स लगाया? जजिया टैक्स लगाया। दूसरा जक़ात, तीसरा खराज और चौथा खम्स। सबसे पहले जजिया किसके ऊपर लगता था? जो भी नॉन मुस्लिम्स थे। नॉन मुस्लिम्स मतलब कि सीधे सीधे बोला जाए तो यहां पर इंडिया की बात हो रही तो हिंदूज के ऊपर लगता था। ये कितना होता है? ये करीबन करीबन 1/3 होता था। कितना होता था? 1/3 होता था। आपकी जो भी कमाई है उसका 1/3। फिर होता था जक़ात। जक़ात लगता था मुस्लिम्स पर। जक़ात आज के टाइम पर भी कई जो मुस्लिम्स होते हैं वो आज के टाइम पर भी जक़ात देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपकी कमाई का 2% के हिसाब से होता था। ठीक है, 2%, कुछ जगह पर 5% है, तो वो अलग अलग हिसाब है, हर कोई राजा कितना ले। फिर होता था खराज। अब ये तो होता था इनकम पर। किस पर? इनकम। फिर होता था खराज। खराज होता था सबके लिए, कॉमन होता था, ये सबके लिए कॉमन। और ये कितना होता था यार? इसका क्या था ये? प्रोडक्शन पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितना इसका। खैर कोई बात नहीं, इतना पूछेगा भी नहीं तुमसे। बट वो होता था नॉन मुस्लिम्स पे, ये होता था मुस्लिम्स पे। ये कॉमन होता था, हिंदू मुस्लिम सब लोग देते थे जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका पार्ट। एंड फिर आता था खम्स। खम्स होता था 1/5। इसे बोला जाता था बूटी या फिर लूट टैक्स। कौन सा? लूट। बूटी या लूट। और ये होता था एग्जैक्ट 1/5। कितना? 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? अब लूट या बूटी मतलब चाहे इंसान हो चाहे सामान हो, कुछ भी हो, अगर युद्ध में गए हो, लूटपाट की है, तो उसका 1/5वां हिस्सा आपको किसको देना पड़ेगा? बादशाह को देना, मतलब सॉरी, सुल्तान को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सुल्तान को देना पड़ेगा। अब एक तरह से देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स यहां से आ रहा है, एक टैक्स यहां से आ रहा है, और उनको लूटा भी जा रहा है। उनको लूटा भी जा रहा है। और यही रीजन था कि इस टैक्स की वजह से इसके पास मोहम्मद बिन सॉरी फिरोज शाह तुगलक के पास अपने टाइम के सबसे ज्यादा गुलाम थे। क्या थे? सबसे ज्यादा गुलाम। ऐसा कहा जाता था इसके पास अपने खुद के पर्सनल 1,50,000 से ज्यादा गुलाम थे, स्लेव थे, जिसमें महिलाएं भी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है शायद उसमें से आधे से ज्यादा महिलाएं थी। हाँ, उसे पिलग्रिम टैक्स बोलते थे, वो भी देना पड़ता था मैडम। जजिया का मतलब होता था आप अगर अपने रिलीजन को फॉलो करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्स आपको रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए देना पड़ता था वो अलग होता था, उसको बोलते थे पिलग्रिम टैक्स। क्या कहते थे? पिलग्रिम टैक्स। फिर आता है वेलफेयर को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले दीवाने खैरात के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था? हाँ भाई, दीवाने खैरात क्या है? ये एक फ्री हॉस्पिटल सर्विस है। क्या है? क्या है? फ्री हॉस्पिटल सर्विस है। बट मेन बात क्या थी? इसकी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी दे मोस्टली फॉर द मुस्लिम्स। किसके लिए थी? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी। ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? फाइनली एक एजुकेशन डिपार्ट सॉरी एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट देखना यहाँ पर कैसा था, कैसे काम करता था। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट लोगों को रोजगार तो देता था कि भाई किसको नौकरी चाहिए उसको दे दी जाए, पर इसका एक और चीज थी, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाता था, है ना।
कि भाई अनएम्प्लॉयड आदमी के ऊपर टैक्स लगेगा तो आदमी क्या सोचेगा, भैया जाए एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी नौकरी कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब खुद सोचो, तुम सबके सब यहाँ पर क्या हो, ग्रेजुएट हो। अब अगर गवर्नमेंट बोले कि तुम अनग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट हो चुके हो, सारी पढ़ाई कर चुके हो, बीटेक कर चुके हो, जो भी तुमने किया है उसको करने के बाद भी तुम्हारे पास नौकरी क्यों नहीं है, तुम बोलोगे जी हम प्राइवेट नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सैलरी अभी कम मिल रही है, जब सैलरी ज़्यादा मिलेगी तब हम वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ऐसा कहोगे ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अगर ऐसा है भाई नौकरी तुम्हारे पास है तो नौकरी करो, अगर नहीं करोगे तो टैक्स लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, तुम बोलोगे यार एक काम करते हैं नौकरी कर लेते हैं, टैक्स देने से अच्छा ये कम से कम नौकरी करके टैक्स दें। बात समझ में आई। तो वो वाली सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट करते भाई साहब अगले साल गवर्नमेंट गिरा दोगे तुम लोग। फिर आता है दारुल शिफा। दारुल शिफा क्या है, हाँ भाई दारुल शिफा क्या है, यार मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी क्या, दीवाने खैरात, सॉरी 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 सॉरी, ये फ्री, सॉरी फ्री सर्विस, थोड़ी सी गलती हो गई, फ्री सर्विस फॉर मुस्लिम फीमेल्स एंड विडोज। और यहां पे अगर बात करेंगे तो ये फ्री हॉस्पिटल, सॉरी क्या था, फ्री हॉस्पिटल। फिर आता है दीवाने इंशाह, एंड लास्ट में आता है दीवाने बंदगा। दीवाने बंदगा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए माना जाता है, ये रिलीजियस के लिए था, ठीक है। और यहां पे अगर बात करते हैं तो ये किसके लिए था, गुलामों के लिए था, स्लेव के लिए, किसके लिए, स्लेव्स के लिए। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट थे जो कि यहाँ पर हमको पता चलते हैं इंपॉर्टेंट, जो इसने इस समय पर एस्टेब्लिश किए थे। फिर आता है आर्किटेक्चर को लेकर, इसने बहुत सारे काम करवाए, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत सारी बनवाई। अब इसमें पब्लिक बिल्डिंग में सबसे पहले एक डिपार्टमेंट कौन सा आता है, सॉरी एक जगह आती है कौन सी, फिरोज शाह कोटला, कौन सा था, फिरोज शाह कोटला, इसी ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला के अलावा अगर हम लोग देखें तो कुतुब मीनार का रेनोवेशन करवाया था, रेनोवेट द कुतुब मीनार। कैनाल्स की बात करते हैं तो कैनाल्स में अगर हम लोग बात करें तो भाई सीधी सी बात है, इसने बहुत सारी कैनाल्स बनवाई थी, है ना, और कैनाल्स के लिए टैक्स लगाया था। एस्टेब्लिश द कैनाल्स एंड टैक्स, टैक्स का नाम क्या था, हक ए शर्ब, क्या नाम है, हक ए शर्ब, क्या, हक ए शर्ब, ठीक है। फिर आता है इंस्क्रिप्शंस। अभी इंस्क्रिप्शंस को लेकर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसने अशोक के पिलर्स कहाँ कहाँ के, टोपरा एंड मेरठ, कहाँ पे लेकर आया था, दिल्ली शिफ्ट करवाए थे, कहाँ पर, दिल्ली शिफ्ट करवाए थे। टाउन्स अगर बात करें तो फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, और एक नाम कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जौनपुर। जौनपुर जो बनवाया था इसने किसके लिए बनवाया था,
अपने भाई की मेमोरी के लिए बनवाया था। किसके लिए? अपने भाई की मेमोरी में, जौना खां की याद में। इन द मेमोरी ऑफ जौना खां, इन द मेमोरी ऑफ जौना खां। जौना खां कौन है? इसका भाई, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक है। MBT यहां पर लिख लो, MBT। क्लियर है? हाँ या ना? फिर आता है नसरुद्दीन महमूद। कौन आता है? नसरुद्दीन महमूद। 1390 से लेकर 1398 तक। क्लियर? क्लियर है? अब वैसे तो बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें यार। एक चीज मैं बताना भूल गया, शिट, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, लिख लो। इसने 3 कॉइन्स स्टेब्लिश किए थे। क्या किए थे? 3 कॉइन्स शुरू किए थे। कौन कौन से? अद्धा, विक और शशगनी। कौन सा? अद्धा, विक और शशगनी। क्लियर है? तो 3 कॉइन थे, जो कि ये तो था, ये किसका था? सिल्वर का था। बाकी सब जो थे ये थे मिक्स। कैसे थे? मिक्स हुआ करते थे। बाकी ये कौन सा था? एक सिल्वर कॉइन था। कौन सा? शशगनी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट मैंने मिस कर दिया इसकी किताबों को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक किताब आती है जिसका नाम है दलाइले फिरोज शाही। क्या नाम है? दलाइले फिरोज शाही। दलाइले फिरोज शाही। ये जो दलाइले फिरोज शाही इसने लिखी थी, ये कब लिखी थी? ये एक्चुअल में एक बुक थी जो कि आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई थी। किसके ऊपर लिखी गई थी? आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई थी। और इस किताब के बारे में अगर बोला जाता है, ऑन आयुर्वेदा, और इस किताब के बारे में बोला जाता है, ये किताब इसने लिखी थी ज्वाला देवी, ऐसे नहीं, एट द टाइम ऑफ अटैक ऑन ज्वाला देवी टेम्पल। एट द टाइम ऑफ अटैक ऑन ज्वाला देवी टेम्पल। ज्वाला देवी टेम्पल पे जब अटैक किया था तो उस टाइम पर इसने क्या किया था? इस किताब को लिखवाया था। वहां की जो लाइब्रेरी थी, कौन सी लाइब्रेरी से इसने ये क्या किया था? इस बुक को निकलवाया था। आयुर्वेदिक जो बुक्स थी उन सबको निकलवाया था, और उन सबको क्या किया इसने? ट्रांसलेट करवाया। किस में करवाया ट्रांसलेट? दलाइले फिरोज शाही में करवाया। क्लियर है? इसने खुद भी अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था? फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम थे? फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। इसके अलावा एक बुक आती है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही।
क्या नाम है, तारीख फिरोज शाही। तो फुतुहात फिरोज शाही अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब कि इसने खुद लिखी है। और तारीख फिरोज शाही के बारे में बात करें तो ये किसने लिखी है, बर्नी ने लिखी है। किसने लिखी है, बर्नी ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा, बर्नी ने लिखी है। यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, क्लियर है। क्लियर है, हाँ या ना। एक बुक और है इसकी, फतवाए जहादारी, फतवाए जहादारी, ये भी एक्चुअल में बर्नी ने लिखी थी, दोनों बुक्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मैं बताना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। फाइनली नसरुद्दीन महमूद, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लास्ट रूलर था इसका। इसी के टाइम पीरियड पे तैमूर लंग का अटैक होता है। तैमूर लंग का जब अटैक होता है 1398 में, ये क्या करता है, यहाँ से भागकर चला जाता है गुजरात। कहाँ चला जाता है, गुजरात। तो दिल्ली को बचाने वाला कोई बचता ही नहीं। इसके लिए बर्नी कहता है कई बार, बर्नी इसके लिए कहता है कि दिल्ली बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कोई विधवा हो, एक विधवा के जैसी क्या दिल्ली थी, जिसे तैमूर ने आकर बुरी तरह से लूटा। लिटरली ये चीज बर्नी कह रहा है यहाँ पर, किसके लिए, दिल्ली के लिए, कि दिल्ली इस तरीके की हो गई थी। तो बुरी तरह से क्या किया जाता है, दिल्ली को यहाँ पर लूटा जाता है। और ये कहाँ भागकर चला जाता है, गुजरात चला जाता है। एंड इस तरीके से फाइनली 1412 में ये तैमूर लंग एम्पायर क्या हो चुका है, पूरी तरह से एंड हो चुका है। क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। पर पता है तैमूर लंग के साथ भी बड़ा मजेदार सा किस्सा था। तैमूर लंग बहुत सारे रीजन्स को जीतता हुआ दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली को जीतता हुआ फाइनली ये जा रहा था हरिद्वार, ठीक है। जब ये हरिद्वार जा रहा था, ऐसा कहा था हरिद्वार में इसने उस समय पर कुंभ चल रहा था, और कुंभ चल रहा था जो हरिद्वार में जो कुंभ चल रहा था उसमें इसने 4000 जो लोग थे उनकी हत्या की थी। और जब ये चीज उधर आसपास के रीजन्स में जब पता चलती है तो वहां पर एक पंचायत बुलाई जाती है। तो एक राजपूत राजा थे और उनका एक जाट सेनापति था, ठीक है। वो लोग मिलते हैं और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, तैमूर लंग से लड़ेंगे, चाहे कैसे भी लड़ें पर लड़ेंगे। तो गोरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। तैमूर की सेना जहां रुकती है वहीं पर क्या करते हैं, लोग अटैक कर देते हैं, ठीक है। टुकड़ों में इसकी सेना बट रही थी, और टुकड़ों में कोई सेना का हिस्सा आगे जा रहा है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई तैमूर लंग के साथ है। जो सेना की टुकड़ी जहां मिली उसके ऊपर अटैक किया सडन और भाग गए। तो एक राजपूत, जब इनका आमना सामना होता है, मुझे राजा वो जाट राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, राजा का नाम और जो सेनापति है उसका नाम याद नहीं आ रहा। जब आमना सामना होता है, जब ये हरिद्वार से वापस आ रहा था उस टाइम पर, तो जाट सेनापति के सामने तैमूर लंग था। वो जो सेनापति था उसने तलवार से इतनी तेज मारा था, इतनी तेज मारा था कि तैमूर लंग एकदम से तलवार से बचने के लिए थोड़ा सा झुक जाता है। झुकता है तो वो तलवार जाती है सीधे उसकी जांग पे जाकर लगती है, और इतनी तेज लगती है कि जांग की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। किसी तरीके से तैमूर लंग की जान बचा ली जाती है, और तब से तैमूर का नाम तैमूर लंग हो जाता है। लंग मतलब लंगड़ा, तैमूर लंगड़ा, तब से इसका नाम पड़ा था, ठीक है, तैमूर लंगड़ा। फाइनली अब आता है सैयद एम्पायर, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना हो, क्योंकि इस एम्पायर ने कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया नहीं। सबसे पहली बात करते हैं खिजर खां के बारे में। खिजर खां की बात की जाती है तो ही वॉज द पर्सन जो एक्चुअल में तैमूर लंग के साथ आया था। क्या आया था, तैमूर लंग के साथ आया था, ठीक है। जानते हो आज के टाइम पर हम लोग जब बात करते हैं ना, कई लोग यहाँ पर बोलते हैं, इवन आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा, करीना कपूर को हम लोग ट्रोल करते हैं कि यार करीना कपूर ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है ना। आप में से भी कई लोग बोलते हैं कि आप बेवकूफ़ों वाला काम किया इसने, तैमूर नाम कौन रखता है। जानते हो इंडिया में तैमूर लंग के नाम पर इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, क्यों हुआ इस नाम का इतना ज़्यादा विरोध क्यों हुआ। तैमूर लंग जब
आया था तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 14 दिन तक लूटा था, 14 डेज। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तैमूर लंग ने दिल्ली को 14 दिन लूटा था। दिल्ली में उस समय पर जो राजधानी है वो किसकी है? दिल्ली तुगलक डायनेस्टी की। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या हिंदू मुसलमान दोनों की रहती थी। तैमूर लंग ने जब यहाँ पर लूटपाट शुरू की तो नॉर्मल तरीके से लूटपाट नहीं की थी, बहुत ब्रूटल तरीके से लूटपाट की थी। जितने भी पुरुष थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उन सबको मारा गया था, सबको मारा गया था, A to Z सबको मारा गया था, नरसंहार किया था। जितनी भी महिलाएं थी, बच्चियां थी, दे ऑल आर रेप्ड, सबको पकड़ के ले गए, सबका रेप किया गया, सबको उठाकर बेच दिया। ये लिटरली इसने किया था। इवन ये कंडीशन तक हो जाती है, इतिहासकार कई सारे लिखते हैं कि जब तैमूर लंग ने दिल्ली में ये सब किया, उस टाइम पर दिल्ली में कोई ऐसा पर्सन था ही नहीं जो बची हुई लाशों को दफना सके या उनको जला सके। ये हाल किया था। और ऐसा नहीं है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई घायल आदमी तो नहीं मारते, पर तैमूर लंग ने क्या किया कि अटैक किया, एक जगह पर अटैक किया, उस जगह पर सारा नरसंहार किया, नरसंहार करके वहां से चला गया। फिर जब लोग देखते थे कि हाँ चलो रात हो गई है, अब सब लोग चले गए, लाशों को इधर उधर करते थे, अपनी जान बचाते थे, सामान वामान इकट्ठा करते थे, फिर जैसे ही निकलने की कोशिश करते थे, फिर से तैमूर लंग की सेना आती थी, फिर अटैक करती थी। और लगातार इस तरीके से 14 दिन तक पूरी की पूरी दिल्ली को आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कुचला गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है दिल्ली के साथ, एक तैमूर लंग के टाइम पर और एक नादिर शाह के टाइम पर। और ऐसा कहा जाता है इस समय पर दिल्ली के आसमान में चील, कौवे और गिद्ध मंडराते थे। सुबह जब सूरज उगता था ना, तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती थी, इतने पक्षी ऊपर मंडराते रहते थे, उड़ते रहते थे, इतने गिद्ध, इतने चील, कौवे ऊपर उड़ते थे कि सूरज की रोशनी तक जमीन पे नहीं पड़ सकती थी। इतना ब्रूटली नरसंहार किया था। सोचो क्या हालत की होगी इसने पूरी दिल्ली की, समझे? ऐसा कहा जाता है कि यमुना का पानी लाल हो गया था उस समय पर, इतना नरसंहार किया था इसने 14 दिन। और यही कारण है कि इंडिया में आज के टाइम पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो तैमूर लंग से क्यों मना करता है, क्यों इतना ज्यादा अपोज करता है? इसी वजह से अपोज करता है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज और अजीब है कि एक वो क्या बोलते हैं, एक रियलिटी शो में करीना कपूर बैठी हुई है और एक साउथ इंडिया का कोई हीरो आया था, उसके सामने कुछ बात हो रही थी कि आपका जो नाम है, आपके नाम का मतलब क्या। वो अपने नाम का मतलब बता रहा था, तो इतने में करीना कपूर ने सामने से आकर बोल दिया, लाइक तैमूर द कॉन्करर। मतलब कितनी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि वो इतनी पढ़ लिखने के बाद भी अगर ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें कर रही है। सोचो कि वो खुद अपने मुंह से बोल रही है, इसका मतलब उसे पता है कि तैमूर ने क्या किया था, जानबूझ के ऐसा किया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, और इतिहास के कई पन्नों में इस चीज को दर्ज किया गया, लिखा गया है। उसके बाद भी अगर ये काम कर रहे हैं हम लोग तो गलत कर रहे हैं। फाइनली सबसे पहले ये किसके साथ है? तैमूर लंग के साथ आया था, और ये क्या था? उसका कमांडर था। अब बड़ी मजेदार सी बात क्या होती है, जब ये तैमूर लंग यहां से वापस जाता है तो इसके हाथ में देकर जाता है, भाई तू क्या कर, यहाँ पे कंट्रोल कर। और ये क्या करता है? ऑलवेज टैक्स क्या करता है, हमेशा तैमूर लंग को भेजता रहता था, लगातार टैक्स भेजता था। तैमूर लंग को टैक्स तो भेजता ही भेजता था, साथ ही साथ इसने क्या किया, बहुत लिबरल तरीके से रूल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी देख चुका है क्या नरसंहार किया है यहाँ पर तैमूर लंग ने। तो बोलता है भाई मैं नहीं करूंगा अब ये कुछ भी, क्योंकि कम से कम लोगों को कमाने का मौका दूं तब तो टैक्स भरूंगा, वरना भरेंगे क्या। तो सबसे पहली चीज, ये डायनेस्टी कैसी थी? एक शिया डायनेस्टी थी। कैसा एम्पायर था? शिया एम्पायर था, शिया डायनेस्टी थी। और सबसे ज्यादा कमजोर भी था, काफी लिबरल भी था, ठीक है, काफी ज्यादा लिबरल भी था। इसके बाद था इसका बेटा मुबारक शाह। यही एक मात्र बंदा था जिसका रूल थोड़ा सा बड़ा चलता है। इसी के टाइम पीरियड पर एक राइटर आता है जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और ये एक बुक लिखता है जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही। क्या लिखता है? तारीख मुबारक शाही। और ये जो बुक थी, इसी बुक में क्या मिलती है, इस एम्पायर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन ऑफ सैयद एम्पायर।
सईद एम्पायर की क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनली इसके बाद आता है कौन, महमूद शाह, एंड लास्ट में आता है अलाउद्दीन आलम शाह। द लास्ट पर्सन वाज अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह का एक कौन था, दामाद था, सन इन लॉ था। कौन था, सन इन लॉ था। कौन, बहलोल लोधी। कौन है ये, इसका सन इन लॉ है। और ये क्या करता है, ये बोलता है अब हो गई आपकी उम्र ससुर जी, आप जाओ, लेट मी हैंडल। और ये क्या करता है, इसे पद से हटाता है और खुद क्या करता है, लोधी एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करता है। और इसी आलम शाह के लिए कहा जाता था, क्या कहा जाता था, हिंदी में एक लाइन कही जाती थी, शाह का शासन आलम से पालम तक। आलम से पालम तक क्या कहता है, शाह का शासन आलम से पालम तक। द रूल ऑफ शाह फ्रॉम आलम टू पालम। शाह का शासन कैसा, आलम से पालम तक है। बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है यहां तक, ठीक है। द रूल ऑफ शाह फ्रॉम आलम टू पालम। आलम और पालम क्या है, दिल्ली के दो विलेजेस हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फाइनली फिर आता है लोधी एम्पायर। लोधी एम्पायर के बारे में बात करेंगे तो 1451 से लेकर 1526 तक का इसका क्या है, रूल है। क्या है इसका, रूल है। हाँ एग्जैक्टली वो बायोग्राफी है, बट वहां पर उस एम्पायर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हमने बताई वो बात। सबसे पहला पर्सन है कौन, बहलोल लोधी। सबसे पहला पर्सन कौन है यहाँ पर, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में बात करेंगे तो सबसे लंबा रूल भी इसी का था। इस पूरे एम्पायर में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, इसी का ही है। लॉन्गेस्ट टेन्योर भी किसका है, बहलोल लोधी का है। इसने क्या किया था, इसने एक कॉइन स्टेब्लिश किया था जिसको कहते थे बहलोली कॉइन। क्या कहते थे, बहलोली कॉइन कहते थे। और इसी बहलोली कॉइन का इस्तेमाल आगे चलकर कहां तक हुआ है, अकबर के टाइम पीरियड तक हुआ है। तो यहां पे लिख लो, टिल द टाइम ऑफ अकबर। टिल द टाइम ऑफ अकबर भी क्या हुआ है, इस सिक्के का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी चीज, कैप्चर द जौनपुर। क्या करता है, जौनपुर के रीजन को टेक ओवर करता है, कैप्चर करता है। फाइनली फिर आता है इसका बेटा जिसका नाम था सिकंदर लोधी। क्या नाम है, सिकंदर लोधी। एंड लास्ट में आता है इब्राहिम लोधी। कौन आता है, इब्राहिम लोधी। तो सबसे पहले सिकंदर लोधी किसके बारे में बात करता है, सिकंदर लोधी के बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों जो सुल्तान बने, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है, वो है सिकंदर लोधी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर अटैक इसी ने किए, सबसे ज्यादा मेजर एरिया को टेक ओवर करने का काम इसने किया। तो जितने भी बड़े बड़े काम थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स में से एक माना गया। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी भी जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी, रेडिकल पॉलिसीज थी। कैसी पॉलिसीज थी, रेडिकल पॉलिसीज थी। इसका एक्चुअल नाम क्या था, निजाम खान। क्या नाम था, निजाम खान। जब गद्दी पर बैठता है तो ये क्या करता है, टाइटल लेता है। कौन सा टाइटल लेता है, सिकंदर लोधी का टाइटल लेता है। किसका, सिकंदर लोधी का टाइटल लेता है। बात समझ में आई यहाँ पे। सबसे पहली बात, इसे अपने एम्पायर को वापस से एक्सपेंड करना था, तो ये बहुत सारे एरियाज पे क्या करता है, अटैक स्टार्ट करता है। क्या करता है, अटैक स्टार्ट करता है। और बहुत सारे रीजन को जीत भी लेता है। बट एक जगह यहां पर ये अटकता है, कौन सा, इसके मेजर लड़ाइयां देखने को मिलती है कहां पर,
राजपूत किंग्स के अगेंस्ट में। अब राजपूत किंग्स का एम्पायर बहुत बड़े रीजन में था, यूपी के रीजन थे, एमपी के भी रीजन थे, राजस्थान के तो थे ही थे। अब राजस्थान वाले जब अटैक करते थे तो उधर से एमपी की तरफ से सपोर्ट आ जाता था, एमपी वाले अटैक करते तो इधर से सपोर्ट आता था। तो ये बेचारा बड़ा परेशान था कि आखिर मैं करूं क्या, जाऊं कहां, लगातार अटैक करता हूं। तो इतना परेशान हो गया था, तो इसने क्या किया, इस गठबंधन को तोड़ने के लिए इसने एक सिटी स्टैब्लिश की जिसका नाम था आगरा। क्या, आगरा सिटी, क्योंकि सेंटर पॉइंट है यार, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, सेंटर पॉइंट है। आज भी आप देखो ग्वालियर से अगर आपको इधर जाना है या इधर जाना है तो आपको सेंटर पॉइंट क्या मिलता है, आगरा मिलता है। तो इसने क्या किया, आगरा को एज अ शुरुआती समय में अपने सैनिकों की एक छावनी की तरह से बनाया। बाद में आगे चलकर उसको क्या करेगा, एक राजधानी बना देगा। क्या करेगा, राजधानी। फाइनली इसने कई रीजन्स के ऊपर अटैक किया, जिसमें जौनपुर था, चंदेरी था, ग्वालियर था एंड मैनी मोर रीजन्स। पर ग्वालियर में कंप्लीट ग्वालियर को टेक ओवर नहीं कर पाता। फाइनली ये एक बहुत अच्छा राइटर भी था, खुद से भी बहुत सारे काम करना जानता था। तो क्या करता था, कई सारी कविताएं भी लिखता था। क्या करता था, कई सारी कविताएं भी लिखता था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने जो कविताएं लिखी वो किस नाम से लिखी, गुलरुखी के नाम से। यहीं पर लिख लो, राइटिंग विद द नेम ऑफ गुलरुखी, ऑन द नेम ऑफ, with the name of किस नाम से लिखी थी, गुलरुखी के नाम से लिखी थी। तो इसको मैंने आगरा सिटी क्यों स्टैब्लिश की वो आपको मैंने बता दिया, क्यों इसने स्टैब्लिश की थी आगरा सिटी, है ना। कब स्टैब्लिश की थी, अगर ये बात करें तो 1504 में एज अ सिटी एंड 1506 में एज अ कैपिटल। कैसे, एज अ कैपिटल इसने क्या किया था, इस सिटी को स्टैब्लिश किया था। फाइनली, अच्छा ये तो लिखा हुआ यार, विद द नेम ऑफ गुलरुखी। चलो, इसने एग्रीकल्चर के लिए भी काम किए। तो एग्रीकल्चर के इसने क्या बनाया, एक स्केल तैयार करवाया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी का मतलब क्या है, गज ए सिकंदरी एक्चुअल में आज के टाइम पर जैसे हम लोग गज में नापते हैं ना जमीन को, जब जमीन खरीदते हैं, तो उसी तरीके से इसने भी एक स्केल बनाया जो ओवरऑल सब जगह पर इस्तेमाल हो, एक जैसा स्केल बनाने की कोशिश की। तो इसने गज ए सिकंदरी नाम का क्या किया, एक स्केल बनाया जिससे एग्रीकल्चर लैंड, जो भी फर्टाइल लैंड होता था ना, उसको क्या किया जाता था, नापा जाता था, ताकि टैक्स को क्या किया जा सके, सही तरीके से लिया जा सके। क्या किया जा सके, सही तरीके से टैक्सेस का कलेक्शन किया जा सके। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है। साथ ही साथ इसने इस्टेब्लिश किया किसको, मोठ की मस्जिद को। मोठ मस्जिद क्या किया, मोठ की मस्जिद को इस्टेब्लिश किया। दूसरा काम क्या किया, इसी के टाइम पीरियड पे एक बुक लिखी जाती है आयुर्वेदिक, कौन सी, जिसका नाम था बरहंगे सिकंदरी। यार एक दिक्कत, शिट, एक कहीं तो मैं मिस कर रहा हूं यार, वो पॉइंट ही याद नहीं आ रहा। एक जगह यार कहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कहीं तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है यार वो पॉइंट, एक पॉइंट कोई मिस हो रहा है, एक कोई छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है, एक बुक की इंफॉर्मेशन मिस हो रही है।
वो नाम याद नहीं आ रहा, एक बुक की इंफॉर्मेशन बस मिस हो रही है, एक सिंगल बुक की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तुम अभी ये लिखो, अटैक ऑन ज्वाला देवी टेम्पल, ज्वाला देवी टेम्पल पे अटैक किया एंड ब्रोक द टेम्पल एंड आइडल ऑफ ज्वाला देवी। क्या करता है, ज्वाला देवी टेम्पल और आइडल को तोड़ देता है और बर्न द लाइब्रेरी, वहां की लाइब्रेरी को भी क्या करता है, जला देता है। इसी ने इस पूरी की पूरे जो ज्वाला देवी टेम्पल में आज के टाइम पर आप जाओगे तो आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, तो ज्वाला देवी टेम्पल की जो एक्चुअल मूर्ति थी वो इसने क्या कर दी थी, तोड़ दी थी। ठीक है, एंड तोड़ने के बाद उसे कसाईयों को दे दिया था कि उस मूर्ति के टुकड़ों के ऊपर तुम क्या करो, मीट काटो, उस मूर्ति के टुकड़ों से तुम वजन नापने का काम करो, मीट को तौलने का काम करो। अब जैसा काम किया वैसे ही भुगता भी। इसकी जो डेथ हुई है वो अभी मैं बताऊंगा तो तुम सुन के हैरान रह जाओगे। सबसे पहले ये सारी बातें ठीक है। सबसे पहला बरहंगे सिकंदरी, बहरंगे सिकंदरी। बहरंगे सिकंदरी के बारे में अगर बात करें तो ये किसके ऊपर लिखी गई थी, आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई थी। किसके ऊपर लिखी गई थी, आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई थी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक भी है, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, किसके ऊपर है, आयुर्वेद के ऊपर है। ठीक है, फिर एक और बुक आती है यहाँ पे जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी जो बुक है ये किसके लिए, ये म्यूजिक के ऊपर थी। किसके ऊपर थी, म्यूजिक के ऊपर लिखी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। और इसकी जो डेथ होती है वो डेथ कैसे होती है, इसमें दिया नहीं है क्या, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पंद्रह सौ सत्रह में क्या होती है, इसकी डेथ होती है। अब 1517 में जब इसकी डेथ होती है ना तो ये किससे मरता है, क्या बोलते हैं उसे, वो जो गले में हो जाता है, घेंगा नहीं, ग्वाइटर, ग्वाइटर से। और जब इसके गले में ग्वाइटर होता है तो ग्वाइटर क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। ऐसा कहते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि ये सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था, झुककर चलता था, इतना बड़ा ग्वाइटर हो गया था इसके गले में। और ग्वाइटर की कंडीशन ऐसी थी, अब हो सकता है शायद उस टाइम पर टाटा नमक ना मिलता हो, ठीक है, पर ग्वाइटर की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि एक तो खड़ा नहीं हो सकता था, इतना हैवी हो गया था, दूसरा कुछ खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, तकलीफ होती थी, दर्द होता था। एंड लास्ट टाइम पे ऐसा कहा था इसका जो ग्वाइटर था वो फट गया था, तो फटने के बाद वो क्या, उससे जो पस होता है वो निकलता रहा, लीक होता रहा, उस टाइम पर भी ये जिंदा रहता है। और उसके बाद धीरे 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 तड़प तड़प के मरता है ये। तो इब्राहिम लोधी फाइनली लास्ट पर्सन, 1517 से 26, द लास्ट पर्सन ऑफ लोधी डायनेस्टी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। ठीक है, सिकंदर लोधी का बेटा था। इसके टाइम पीरियड पर इसका एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। ध्यान रखना, कई ऐसे महामूर्ख टाइप के नेता लोग हैं आपके देश में, निहायती महामूर्ख, ऐसे पढ़े लिखे नेता जो लिटरली आज के टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक जैसे हैं,
जिन्हें अता पता कुछ नहीं है, चलते हैं ज्ञान बांटने के लिए, और वो भी पार्लियामेंट में बैठकर ज्ञान देते हैं। ऐसे कई महामूर्ख नेता हैं जो कह देते हैं कि राणा सांगा ने बुलाया था। नहीं, ध्यान से सुन लो, हजारों बार लिखकर बताया जाता है, कई बार इतिहास बता चुका है, और हम भी आपको बताते हैं। इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी को यह लगता था कि इब्राहिम लोदी मेरी बात नहीं मानता, मेरे कहने पर नहीं चलता, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इस सबक सिखाने के लिए ये पंजाब में जब ये था एज अ गवर्नर, तो ये बाबर को इनवाइट करता है, नॉट राणा सांगा। कई महामूर्ख किस्म के नेता हैं हमारे देश में। आई एम रियली सॉरी, बुरा लगे तो लगे, सही लगे तो लगे, पर सच्चाई यही है। ठीक है, बात बोल देते हैं, फिर उसके बाद जनता को फेस करने की उनकी हिम्मत नहीं होती कि जनता के सामने जाकर खड़े हो सके ऐसी बातें बोलने के बाद। ठीक है, कम से कम इतिहास पढ़ा रहा हूं, इतना तो पता है। ठीक है, फाइनली यहां पर दौलत खान लोधी, ये बंदा पंजाब का गवर्नर था, ये बुलाता है बाबर को कि भाई तू आ इंडिया में अटैक कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। बाबर चाहता भी नहीं था इंडिया में अटैक करना, पर बाबर के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी कई जगह से भागता हुआ आ रहा था अपनी जान बचाता हुआ, तो उसे लगता है इंडिया मेरे लिए सेफेस्ट हो सकता है। ठीक है, फाइनली यहां पे आता है बाबर, यहां पे अटैक करता है, पानीपत की लड़ाई होती है, एंड यहीं पर इब्राहिम लोधी मारा जाता है। तो ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बैटलफील्ड में क्या होता है, मारा जाता है। कहां पे मारा जाता है, बैटलफील्ड में मारा जाता है। ध्यान रखना, कहां पे मारा जाता है, बैटलफील्ड में मारा जाता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरा, बाकी ऐसा कोई भी ऐसा शासक हमको नहीं दिखा। जो युद्ध के मैदान में मरा हो। क्लियर है। फाइनली यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो ध्यान रखना। दीवाने विजारत फाइनेंशियल मैटर का डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज मिलिट्री अफेयर्स से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट था, दीवाने रिसालत रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। ठीक है, फिर आता दीवाने इंशा, एक रॉयल ऑर्डर्स को लेकर था, दीवाने बरीद पोस्टल डिपार्टमेंट और स्पाई डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड दीवाने कौजा, कौजा किसके लिए था, जस्टिस को लेकर था। किसको लेकर था, जस्टिस को लेकर था। फिर एक और चीज आती है, वो क्या आता है, वो आते हैं कुछ बुक्स एंड उनके ऑथर्स, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑथर्स एंड बुक्स, और ये हैं ऑथर्स। तो सबसे पहले अल-बरूनी, कौन सी बुक है, तारीख है हिंद। अल-बरूनी की एक और बुक आती है जिसका नाम क्या है, कानून है मासूदी। एक और बुक आती है जवाहर ए जवाहरी। तो ध्यान रखना, जो बुक्स बताई जा रही हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर आता है मिनहाजुस सिराज तबाकाते नासरी, फिर आता है अमीर खुसरो लैला मजनू। ठीक है, किराना उस सादीन। क्लियर। अमीर खुसरो की ही कौन सी आती है, खौजाइन उत फुतुहात एंड तुगलक नामा। तो नो डाउट तुगलक नामा तुगलक वंश से जुड़ी हुई थी, तो ध्यान रखना। फिर आती है ज़ियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहादारी, अभी मैंने बताया भी है। देन तारीख है फिरोज शाही, ये भी आपको बता दी है। फिर फिरोज शाह फतवाए जहादारी या फिर फतवाए फिरोज शाही। फिर आती है कौन सी, फरूजाबादी की, कौन सी, कमासा। फिर आता है हसन निजामी की जो कि इंपॉर्टेंट है, ताजुल मिसार। फिर आती है अबू बकर की चचनामा, ये तो शुरुआती बुक्स हैं। फिर आती है किसकी, फखरुद्दीन की तारीख है मुबारक शाही। एंड फिर आती है इब्न बतूता की जिसका नाम है किताबुल रहला या फिर रहला। ठीक है, किताबुल रहला। तो ये सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं भी और आपको पढ़नी भी है, याद भी करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती हैं। क्लियर है। तो फाइनली अभी तुम्हारा मुगल एम्पायर वाला पॉइंट शुरू करना है जो कि आज की क्लास में रह गया है। अनफॉर्चुनेटली टाइम आपका खत्म हो चुका है। वैसे खींचने के लिए मैं आगे खींच सकता हूं, बट उतने टाइम में हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है।
नहीं हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा है, बड़ा है। अब देखो ये फर्क पड़ता है। आज मैंने काफी सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट 100% नहीं, 50% चीजें लिख लिख कर पढ़ाई। अब लिख लिख कर पढ़ाने के बाद भी हमारे पास टाइम कम पड़ गया। और आई एम रियली सॉरी बेटा, जिसने भी कमेंट किया था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ बेटा, हाथ जोड़कर समझो, इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजों को जब कवर करना होता है तो चीजें लिख कर लानी पड़ती हैं। अगर यही क्लास मैं अगर सीडीएस में या एनडीए में ले रहा होता, सीएपीएफ में ले रहा होता, तो शायद मैं एक एक वर्ड लिखवा लिखवा कर रहा होता। शायद यही जो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, ये दिल्ली सल्तनत 2 क्लास में ना कर मैं शायद 3 या 4 या 5 क्लास में लेकर जा रहा होता। यही टॉपिक जो अभी आप लोग पढ़ोगे मुगल एम्पायर 2 क्लास में, वही मुगल एम्पायर मैं शायद सीडीएस या एनडीए या सीएपीएफ की क्लास में 4 से 5 क्लास में कवर कर रहा होता। तो प्लीज आप इस चीज को समझो कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना, और हमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ उतना ही जानना है, हमको सिर्फ उतना ही जानना है जितना एक्चुअल में हमारे अपने एग्जाम के लिए जरूरी है। हमारे जो सीधे सीधे बेसिक फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको ही जानना है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बुरा मत मानना इस बात का, बहुत जेन्युइन सा ये डाउट होता है, सब लोगों के लिए होता है। ओके 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 ओके, जरा तुम्हारे तो फाइनली आज की क्लास में आप लोगों से विदा लें भाई। नेक्स्ट क्लास में आपका इंतजार हो रहा होगा। हाँ भाई चलो, चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।